नमस्कार मेरे वीरों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आऊं आरपीएफ का संभावित पेपर 21वां रिवीजन के रूप में। दोस्तों, बहुत ही शानदार हम रिवीजन करेंगे इस क्लास के अंदर। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो भी रेलवे में अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे जेई हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो। सभी क्वेश्चन टाइप के देखने को मिलेंगे। अंत तक बने रहना है। हमें टारगेट 50-50 का लेके चलना है दोस्तों, तब जाके हम 40 या 45 प्लस करके आएंगे। मेहनत पूरी करनी है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों। सफलता उन्हीं के दोस्तों कदम चूमती है जो मेहनत करते हैं दोस्तों। आप मेहनत करिए, सफलता आपको पक्की मिलेगी दोस्तों। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अंत तक बने रहना, पूरा रिवीजन होगा हमारा, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहला है, रानी हमीदा बानो किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन? रानी हमीदा बानो किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। तो ये थी दोस्तों, ध्यान रखना, ये हुमायूं की पत्नी थी दोस्तों। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। ये कौन थी दोस्तों? ये कौन थी दोस्तों? अकबर की मां थी। लिख लो वहां पे, अकबर की मां थी। ये अकबर की मां थी। अकबर की मां, अकबर की मां थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन 468 रिवीजन क्लास है, बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लेते हैं और क्लास को लीव कर देते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। तो आप पूरी क्लास देखिए, पूरा रिवीजन कराएंगे दोस्तों, ठीक है। और पीडीएफ भी मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है आपके लिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि बेसिन की संधि किनके मध्य हुई थी दोस्तों? ये किसके मध्य हुई थी दोस्तों? किस किसके मध्य हुई थी बताइए? ये किस किसके मध्य हुई थी दोस्तों? बताइए। बेसिन की संधि 1800 में, 1801 में, 1802 में, 1803 में। साथियों, बेसिन की संधि की बात करें गुरुजी, ये हुई थी 1802 में दोस्तों। किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? जो भी मेरे दोस्तों अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो आप ध्यान रखना, 31 दिसंबर 1802, ठीक है। 31 दिसंबर 1802। और ये हुई थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी, EAST, ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है संधियों से संबंधित, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है एनटीपीसी के, ठीक है साथियों। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, 469। कमेंट करिए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? बताइए मेरे वीरों, ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, एनटीपीसी 2021 में। आज आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पर बेस्ड पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, कोचीन या चेन्नई? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों से, कि आप लोग कमेंट करें कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तब तक हम इसका आंसर टिक करेंगे जो क्वेश्चन हमें पूछा है। तो हम टिक करेंगे कोचीन बंदरगाह दोस्तों, ठीक है, कोचीन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो वो है दोस्तों उड़ीसा का बंदरगाह विशाखापट्टनम, ठीक है दोस्तों। कमेंट करिए दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का है या ओडिशा का है? बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम का, ये जो बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश का है या ओडिशा का है? दोस्तों ध्यान रखना, ये बंदरगाह आपके आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। आंध्र प्रदेश का है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, यही बंदरगाह है जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, मध्य प्रदेश
या उत्तराखंड? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों, बताइए। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सभी वीर बताएंगे। दोस्तों मेहनत आपको पूरा करना दोस्तों, ठीक है, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना दोस्तों, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको मेहनत पूरी करनी है, आप सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। पंचमढ़ी के बारे में बात करी जा रही है तो दोस्तों ध्यान रखना, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व भी अच्छे से रट लेना, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मानस मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पर है दोस्तों। मानस बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा असम में दोस्तों। मेघालय में नोक्रेक बायोस्फीयर, लिख लो नोक्रेक बायोस्फीयर, नोक्रेक बायोस्फीयर दोस्तों आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है दोस्तों? के ई बी डी। देखो पानी में घुलनशील, देखो इधर एक तरफ लिखो पानी वाले, एक तरफ तो पानी में घुलनशील और दूसरी तरफ लिखो पानी में नहीं घुलनशील, यानी पानी में नहीं घुलनशील है, ये पानी में घुलनशील नहीं है। तो देखो पानी में घुलनशील हमेशा ध्यान रखना बी और सी, बी प्लस सी, ये दो विटामिन ऐसे हैं, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील है दोस्तों। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील है। अब कौन से बच्चे? के ई डी ए, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये ऐसे विटामिन है जो पानी में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है दोस्तों, ध्यान रखना। तो हमें पूछा है कि पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है, नहीं पूछा है, तो ध्यान रखना बी नहीं है दोस्तों, ये पानी में घुलनशील है। बाकी के ई डी ये वसा में घुलनशील है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं 472। हाल में ही पहले अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए दोस्तों? बताइए। कनाडा में, ब्रिटेन में, यूएसए में या फ्रांस में? तो बिल्कुल दोस्तों ये हम फ्रांस टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 473। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विस्तार है? बताइए वो कौन सा भाग है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ये क्वेश्चन इजी है दोस्तों, गलती नहीं करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। डीपीएसपी किसके संविधान से बोरो किए दोस्तों? हमने आयरलैंड के संविधान से, लिख लो यहाँ पे आयरलैंड के संविधान से बोरो किए हैं, आयरलैंड के संविधान से बोरो किए। किस भाग में आते हैं? भाग 4 में, भाग 4 में। आर्टिकल कौन से कोई बताएगा? 36 से 51, 36 से 51 तक के, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 474। अंत तक बने रहना साथियों, अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। मेहनत करो, सफलता मिलेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो मेहनत आप सभी को करना है, ठीक है दोस्तों। पसीना आप सभी को बहाना दोस्तों, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स पसीना बहाता है सिलेक्शन उसी को मिलता है। सभी को पता है ना दोस्तों, सिलेक्शन बहाने वाले को ही पसीना सफलता मिलती है, मतलब कि पसीना बहाने वाले को। तो आपको मेहनत अच्छे से करनी है, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था, किस प्रकार का था? क्या वो बेलनाकार टैंक था, क्या वो आयताकार टैंक था, या त्रिभुजाकार टैंक, या वृत्ताकार टैंक? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे क्या होने वाला है इसका सही जवाब। ध्यान रखना ये आयताकार टैंक था दोस्तों, आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में रखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी नदी के तट पर इसकी खोज करी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखें, कांसे की नर्तकी यहाँ से देखने को मिली है दोस्तों, कांसे की नर्तकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो। जो भी मेरे भाई बहन नोट्स बना रहे हैं वो लिखते रहना, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी मैं बताता रहूँ, ठीक है। मेरे हर एक पॉइंट को नोटिस करना दोस्तों, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। कांसे की बनी नर्तकी विशाल अन्नागार देखने को मिला यहाँ पे, विशाल अन्नागार लिख लो, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। और यहां से दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह भी देखने को मिला, मोहनजोदड़ो स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता होगा स्वास्तिक चिन्ह कैसे बनाया जाता है, ये वाला चिन्ह, ठीक है, ध्यान रखना। यही चिन्ह हमें देखने को मिला कहां से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर
475। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? ये यहां पर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करना है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, क्लोरोप्लास्ट, लाइबोसोम या गोल्जी को है? मेरे सभी वीर बताएंगे कमेंट करके क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो मेरे वीरों, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग टिक करना, सी, यानी लाइबोसोम, लाइजोसोम। किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? बताइए दोस्तों, किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी टिक करें, उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको दोस्तों पाचक थैली भी कहा जाता है, लिख लो, पाचक थैली, पाचक थैली, इसे मेरे वीरों पाचक थैली भी कहा जाता है, पाचक थैली। और मेरे वीरों ये भी ध्यान रखना है, इसकी खोज किसने करी साथियों? बताइए, इसकी खोज किसने करी? किसी को पता है? मेरे सभी भाई बहन बताएं अगर जिनको भी पता हो तो साथियों ध्यान रखना, इसकी खोज करी थी दोस्तों डी ड्यूव ने, डी ड्यूव ने, लिख लो, डी ड्यूव ने इसकी खोज करी थी, ये ध्यान रखना। बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, 476वां। क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना है दोस्तों, ये नहीं आप लोग स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जोड़ छोड़ देख लो और क्लास को छोड़ दो दोस्तों, फिर लास्ट में बोलेंगे गुरुजी ने पढ़ाया नहीं अच्छे से दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों क्लास को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू दिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं डेली आपकी क्लास में रिवीजन के तौर पर लेके आता हूं, मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों जो रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार रिपीट होते रहते हैं शिफ्टों में, ठीक है। और जिस पैटर्न पर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं। तो रिवीजन क्लास को आप मिस मत किया करो दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु सतलज, काली तीस्ता, तीस्ता दिबांग और सतलज काली। बताइए दोस्तों, दिहांग दोस्तों किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, किसी को पता है दिहांग किस नदी को कहा जाता है? कमेंट करिएगा अगर आपको पता हो तो। पहले आप इसका जवाब दें साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, बहुत सारे यही कहते हैं गुरुजी जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, जीके जीएस की तैयारी कैसे करें। अक्सर सभी बच्चों के मन में यही रहता है क्योंकि 50 नंबर की जीके जीएस है दोस्तों, ठीक है। तो देखो जीके जीएस को अच्छे पढ़ने का दोस्तों बस एक ही है, अगर आपके पास देखो, अगर आप स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे होते तो दोस्तों थोड़े नोट्स वगैरह बनाते, ठीक है। उन नोट्स का दोस्तों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी चीज़ का रिवीजन बार बार करते हैं, बार बार अपनी जुबान पर वो वर्ड्स लेके आते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद रह जाते हैं, है ना। ऐसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम कहीं भी गली से पहली बार निकलते हैं, है ना, तो हमें थोड़ा सा रास्ता मालूम नहीं होता, दूसरी बार निकल थोड़ा मालूम होता है, तीसरी बार में पूरी तरह से मालूम हो जाता है। अब हम बार बार उसी जगह से निकलेंगे तो हमें पता रहता है कि रास्ता कहाँ निकलेगा और कैसे जाना है दोस्तों। तो आप अगर जीके जीएस का बार बार रिवीजन करोगे ना तो जीके जीएस आपको अच्छा सा स्कोर करा कर जाएगी एग्जाम में, क्योंकि हमें अच्छे से रट जाती है दोस्तों वो चीज़, है ना। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा साथियों। तो मेरे वीरों, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोग सतलज और काली नदी टिक करें, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं मेरे वीरों। कुमाऊं हिमालय दोस्तों सतलज नदी और काली नदी के मध्य को कहा जाता है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूं दोस्तों जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो काली और तीस्ता नदी को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है मेरे वीरों? नेपाल हिमालय। लिख लो यहां पर नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिंधु और सतलज के को क्या कहा जाता है दोस्तों? किसी को पता है तो ध्यान रखना, पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है मेरे वीरों? इसका ध्यान रखना, पंजाब हिमालय। लिख लो यहां पे पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। मेरे हर एक पॉइंट को नोट करना दोस्तों, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है असम हिमालय। किन किन नदियों के? तीस्ता और दिहांग, यानी कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र। दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम है, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है असम। देखो दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसको ब्रह्मपुत्र नाम हमारे भारत के असम राज्य में दिया गया है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना असम में, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाकी पीडीएफ तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल ही जाएगी। क्वेश्चन 477, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था? और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, ठीक है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए 1904 में, 1905 में, 1906 में
या 1907 में? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब। और साथियों मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है ये भी कमेंट करना है, ये जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ये किनके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, किसके नेतृत्व में हुआ था? पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो यहाँ पे लिख लो मुस्लिम लीग, यहाँ से एरो करके लेके आ रहा हूँ, ये नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ ये आपको पहले मैं बता देता हूँ नेतृत्व, फिर हम मेन बात स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग सभी को पता होगा कि इसका गठन कब होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसका नेतृत्व कब किस किसने किया दोस्तों। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, सलीम उल्लाह और नवाब आगा खां दोस्तों, ठीक है, सलीम उल्लाह और नवाब आगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सलीम अल्लाह, बहुत कम लोगों को पता होती है ये बात, सलीम अल्लाह, सलीम अल्लाह और सलीम अल्लाह और नवाब आगा ने, है ना, नवाब आगा ने, नवाब आगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये नेता तो पता चल गया। अब इसका गठन की बात कर लें दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों ये 1906 में हुआ था, 30 दिसंबर 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों इसका गठन? इसका गठन यहां पे लिख लो, इसका गठन ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में के ढाका में, ढाका में इसका गठन हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। और बाकी दोस्तों मैं आपको 1904 में आपको एक बार और बता देता हूं, 1904 में अभिनव भारत समिति का गठन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो, यहां पर लिख लो, अभिनव भारत समिति, अभिनव भारत समिति, अभिनव भारत समिति। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन आप सभी को पता होगा दोस्तों, सूरत अधिवेशन में दोस्तों नरम दल और गरम दल का विभाजन होता दोस्तों। सूरत अधिवेशन में ध्यान रखना 1907 का जो सूरत अधिवेशन है उसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन होता दोस्तों। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूं, आप लोग मुझे वो बताइए कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों का दोस्तों, मतलब तीनों एकत्र होते हैं, इकट्ठे होता दोस्तों, इकट्ठे होते हैं, वो तीनों जने मिलते हैं। बताइए दोस्तों वो कौन सा अधिवेशन था, सभी वीर कमेंट करके बताइएगा। 478 ऑफ ब्रेक। ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। बताइए दोस्तों। और साथ में ये भी बताइएगा ये जो एशिया कप है ना, इसका संबंध किस खेल से है? एशिया कप, एशिया कप का संबंध किस खेल से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे वीरों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और इस डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ये जो डूरंड कप है, इन दो कप का आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जो भी मैं क्वेश्चन लिखा करूं कमेंट बॉक्स में तो आप लोग रिप्लाई किया करो दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 479 कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PMGSY योजना, SSGRY योजना, PMRDF योजना या मनरेगा? मेरे सभी वीर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं, मनरेगा, उसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 480 हाल में ही जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन सा देश बना है? इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का है। जर्मनी, भारत, चीन या उत्तर कोरिया? बताइए दोस्तों। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? बताइए, किसी को पता है? बर्लिन। इसकी मुद्रा तो आप लोग मुझे बता दो, इसकी राजधानी है। भारत की सभी को पता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, बीजिंग, ठीक है, ध्यान रखना। कैपिटल पूछे तो युआन है, सॉरी मुद्रा पूछे तो युआन है। तो बिल्कुल हमारा भारत देश है दोस्तों, ठीक है। कौन बना खरीदार? हमारा भारत देश। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिख लो। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस चारों क्वेश्चन, जो चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक आपको बताना होगा इसमें पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या अर्नियोलॉजी? तो पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे गुरुजी, अर्नियोलॉजी। क्या आंसर होगा? पक्षियों के अध्ययन को मेरे वीरों क्या कहा जाता है? अर्नियोलॉजी दोस्तों, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता रहा हूं, इसी में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। जो हर्पेटोलॉजी है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है सरीसर्प अध्ययन, सरीसर्प के अध्ययन को, लिख लो। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, सरीसर्प के अध्ययन को कहा जाता है मेरे वीरों, ध्यान रखना, सरीसर्प के अध्ययन को।
सरीसर्प के अध्ययन को, सरीसर्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे वीरों? सरीसर्प के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये जो तो ऑप्थेल्मोलॉजी, ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी लिखा हुआ है ना, ये दोस्तों आंखों के अध्ययन को कहा जाता है। लिख लो यहाँ पर लिख लो मेरे वीरों, आंखों के अध्ययन को कहा जाता है। आंखों के अध्ययन को, आंख के अध्ययन को कहा जाता है। आंख के अध्ययन को, आंख के अध्ययन, आंख का अध्ययन, अध्ययन, स्टडी ऑफ आईज, ठीक है। अब दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करिएगा। फेफड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फेफड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों दिल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट। ये 3 क्वेश्चन मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करना। जितने भी क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इससे मुझे ये पता चलेगा मेरा कौन सा स्टूडेंट कितना एक्टिव है और कितना अपनी स्टडी को सीरियसली पढ़ रहा है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, माउंट पोपा, कोटोपैक्सी या माउंट लाल? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे भारत का अगर सक्रिय द्वीप की बात करें, भारत का सक्रिय द्वीप है दोस्तों, सबसे सक्रिय द्वीप है, लिख लो। भारत का सक्रिय द्वीप है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है मेरे वीरों, सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ये तो बता दिया कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन इसकी लोकेशन भी बता दो गुरुजी, साथ में बिल्कुल बताऊंगा, तो लिख लेना दोस्तों। इसकी लोकेशन अंडमान और निकोबार आइलैंड में, अंडमान और निकोबार, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे इस प्रश्न का जो क्वेश्चन पूछा है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का पूछे तो कोटोपैक्सी, ध्यान रखना दोस्तों। एक्वाडोर लिख लो इसका, एक्वाडोर के एंडीज पर्वत से होता है दोस्तों, एक्वाडोर लिख लो यहाँ पे, इक्वाडोर, इक्वाडोर के एंडीज पर्वत से होता है दोस्तों, इक्वाडोर के एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत से, इक्वाडोर के एंडीज पर्वत से दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। माउंट पोपा की बात करें मेरे वीरों, तो माउंट पोपा की आप लोकेशन ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। माउंट पोपा दोस्तों म्यांमार में दोस्तों, म्यांमार में, ठीक है। अब बचा है माउंट लाल, ये फिलिस्तीन लिख लो दोस्तों, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन देश का है, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो आपके एग्जाम में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देश शामिल हुए? 220, 175, 206 और 208। मैं आप सभी से क्वेश्चन करता हूं, आप लोग मुझे बताना, ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है ना, हमें एक तो चीज पता चली, ये 33वां पेरिस ओलंपिक है, ठीक है। अब पेरिस की बात हो रही है, तो पेरिस कहाँ का है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, फ्रांस में हुए। ध्यान रखना दोस्तों, फ्रांस में ये जो ओलंपिक हुए ना इस बार, ये 100 साल बाद हुए। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, 100 साल बाद हुए। कैसे हुए? पहला 1900 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1924 में हुआ था, और अब हुआ है जो 2024। तो आप 1924 से लेकर 2024 तक देख सकते हैं, 100 साल का गैप है, ठीक है। तो इसमें कितने एथलेटिक्स ने भाग लिया था दोस्तों? कितने एथलेटिक्स ने भाग लिया पेरिस ओलंपिक में? बताइए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने एथलीट्स ने भाग लिया? कमेंट करके बताइए, कितने एथलीट ने भाग लिया? सभी वीर कमेंट करके बताना। तो इसमें दोस्त अभी भी वापिस 206 ही जुड़े हैं दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट करना, और साथ में ये भी कमेंट करके जाना कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजावाहक कौन थे दोस्तों, ठीक है। ध्वजावाहक कौन थे दोस्तों, कमेंट जरूर करना। लहंगी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। मेरे सभी भाई बहन बताएंगे, बिल्कुल इसमें हम देरी नहीं करेंगे। तो आप लोग महाराष्ट्र टिक करना दोस्तों, महाराष्ट्र। किस किसने महाराष्ट्र टिक किया दोस्तों, बताइए। महाराष्ट्र जिस भी स्टूडेंट ने टिक किया उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। छवि नृत्य यहीं का प्रसिद्ध है, छवि, छवि नृत्य लिख लो दोस्तों। धमाल लिख लो, धमाल, धमाल लिख लो। मजीरा लिख लो, मजीरा, ठीक है। पोवड़ा लिख लो, पोवड़ा, महाराष्ट्र का पोवड़ा। महाराष्ट्र के 3 नृत्य आपको कभी नहीं भूलने, तमाशा, पोवड़ा, तमाशा और लावड़ी। ये 3 नृत्य आपको नहीं भूलने दोस्तों, ठीक है। मणिपुर में लाइव हरेवा हो गया, गुजरात में लास्या है ना, डांडिया, पटवारी, ये सारे याद रखने हैं।
485। हारमुज जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किन दो देशों को अलग करती है? थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्लास थोड़ी लंबी पड़ेगी। स्पेन, मोरक्को, इंग्लैंड, फ्रांस, ओमान और ईरान, अमेरिका और क्यूबा। ठीक है, स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है दोस्तों, किसी को पता है तो ध्यान रखना, जिब्राल्टर जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिब्राल्टर जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंग्लैंड और फ्रांस को कौन सी जल संधि अलग करती है मेरे वीरों? डोवर जल संधि, लिख लो, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। ठीक है, तो अब हमारे इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो ओमान को ईरान से अलग करती है। ठीक है, ओमान को ईरान से अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? तो वो है हारमुज जल संधि। अगला क्वेश्चन 486, पेची उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, किसी को पता है? पेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। पेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे वीरों? तो ध्यान रखना, मायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे वीरों? मायोलॉजी। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, मायोलॉजी, मायोलॉजी कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं मेरे वीरों? 3। नाम छाप दो फटाफट से, नाम छाप दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। 487, नारली पूर्णिमा किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? नारली पूर्णिमा बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल हम बिना देरी करें ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, महाराष्ट्र का है दोस्तों नारली पूर्णिमा। कहाँ का है दोस्तों? देखो महाराष्ट्र के कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है विठोबा उत्सव, विठोबा उत्सव महाराष्ट्र का, विठोबा। और दूसरा गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव है महाराष्ट्र के, गुड़ी पड़वा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश में भी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, मैं ओरल बोल देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे बोलेंगे कि लिख रहे हैं गुरुजी, बहुत थ्योरी करा रहे हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों जैसे आपको ध्यान रखना, विशाखा उत्सव दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दुर्गम्मा उत्सव, येल्लमा जतारा उत्सव, कल्याणोत्सव उत्सव, ये सारे आपको आंध्र प्रदेश में ध्यान रखना है। क्वेश्चन 488 आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक थी? मिजोरम, हरियाणा, केरल या गोवा? दोस्तों ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। दशक की जनसंख्या दर कब हुई थी दोस्तों? दशक की जनसंख्या दोस्तों किसके समय में हुई थी दोस्तों, कोई बताएगा? मेयो, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मेयो या रिपन, 2 ऑप्शन दे रहा हूं। दशक की जनगणना दोस्तों किसके समय में हुई थी, मेयो या रिपन? कमेंट करिए। चलिए हम इसका आंसर टिक करते हैं, हमारा इसका आंसर होगा केरल दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पिनरई विजयन यहाँ के राष्ट्र वो है, सीएम है दोस्तों, ध्यान रखना। 489 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और डीपीएसपी। और बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी चक्कर में फटाफट से डीपीएसपी टिक करके आ जाएंगे। डीपीएसपी, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। बिल्कुल दोस्तों, उसने पूछा है भाग 4A। आप सभी को पता है गुरुजी, हम सभी को पता है कि ये जो डीपीएससी है भाग 4 में आता है। किस में आता है गुरुजी? भाग 4 में आता है। अब इसी के अंदर भाग 4A है दोस्तों। कौन सा? भाग 4A। और भाग 4A के अंदर आने वाले हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़ा गया था? मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य? मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार? बताइएगा जरूर दोस्तों। नागरिकता भाग 2 में है, लिख लो, भाग 2 में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। क्वेश्चन 490, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है मेरे वीडियो, कमेंट जरूर करना। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी। 1950, 1956, 1948, 1949। तो मेरे वीडियो ध्यान रखना, 6 अप्रैल 1948 वीडियो टिक करना। किसमें है ये? 1948, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी मेरे वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आज की क्लास आपका कैसा लगा? आज का रिवीजन आपका कैसा हुआ? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करें। क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो एक बार इस क्लास को मेरे सभी भाई बहन लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों तक इस क्लास को शेयर कर दें। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा इस क्लास को जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी और वो चाहते कम समय में उनका अच्छा सा रिवीजन हो जाए।
तो मेरे वीरो उन स्टूडेंट तक जरूर क्लास को शेयर करिए। आपकी रीच जहाँ भी हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे व्हाट्सअप, चाहे टेलीग्राम, चाहे इंस्टाग्राम, जहाँ तक आपकी रीच हो मेरे मित्रों, उस क्लास को वहाँ तक शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कल हम इसी टाइम पर एक और नए संभावित पेपर के साथ, एक और नए जोश के साथ हम इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।